नमस्कार मित्रों, जिस तरीके से हमने जीएस से यानी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हिस्ट्री की क्लास की शुरुआत की थी और मैंने आपको एक सुझाव दिया था कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है और बेस भी आपका किसी भी विषय का एनसीईआरटी से बनेगा। तो एनसीईआरटी के लिए भी बहुत से बच्चों की ये बात आई थी कि एनसीईआरटी कम समझ में आती है, ग्रिप नहीं बनती, समझ ही नहीं आता। तो उसी संदर्भ में मैंने आपको हिस्ट्री की 01 करके एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें लिखा था कि टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। इसका पहला वीडियो जो सबसे पहला था वो टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री था। उसमें मैंने ये डिवीज़न करवाया कि आपको बता दिया था, बोर्ड पे दिखा दिया था कि अगर इतिहास की शुरुआत है तो कैसे कैसे हम इतिहास को समय काल में बांटते हैं। आज हम उसके ठीक बाद की बात शुरू करते हैं और उस बात की बात में सबसे पहली बात तो यही थी कि किसने हमें बताया कि जो हम कह रहे हैं इतिहास के रूप में वही सच है, या सच है या गलत है, ये बात की बात है। लेकिन कौन कौन से ऐसे हमारे साधन हैं। साधन का तात्पर्य समझते हैं, स्रोत का तात्पर्य समझते हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री का मतलब समझते हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं, सोर्स ऑफ एनीथिंग। यानी स्रोत शब्द का मतलब है माध्यम, साधन जो हमें बताता है कि यह बात है। अगर हम इतिहास के स्रोत की बात करते हैं तो इतिहास को जानने के साधन, किस तरीके से हमें हिस्ट्री पता चलेगी। किसी भी बात को जानने में उसके माध्यम तो बहुत हो सकते हैं, कोई भी माध्यम हो सकता है। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, एक ये माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है। किसी किताब से आप पढ़ रहे हैं वो भी एक माध्यम है। कहीं आपको दादा दादी ने कहानी सुनाई वह भी एक माध्यम है। कहीं आपने लिखी हुई देखी, यानी तमाम माध्यम है। लेकिन सबसे अधिक प्रामाणिक कौन सा माध्यम होगा? तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि हम तीन प्रकार से चीजों का मतलब तीन मुख्य रूप से माध्यम है हमारे। एक माध्यम है हमारा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा माध्यम है हमारा साहित्यिक स्रोत और तीसरा माध्यम है हमारा विदेशी यात्री जो हमारे आए उनके यात्रा विवरण। यानी पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स और फॉरेन सोर्स। इन तीन तरीके की चीजें हैं जिनको हमने डिवाइड किया है कि इन माध्यमों से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी किसी न किसी स्वरूप में मिलती है। इन तीन बातों में सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है पुरातात्विक। क्योंकि पुरातात्विक स्रोत का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जब कोई व्यक्ति या शासक एक स्थायी संदेश देना चाहता है तो उसने पत्थरों पर इनग्रेव करवाया, उत्कीर्ण कराया या उकेरा। तो उसमें अभिलेख प्रथम स्थान पे आते हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक और भवन है, और मूर्तिकला, चित्रकला, स्कल्पचर और पेंटिंग, और उसके बाद भी बहुत सी तमाम चीजें होंगी जिनको हम कैटेगराइज करने की स्थिति में सामान्यतः नहीं होते। तो मैंने आपको बताया कि इतिहास को जानने के तीन मुख्य स्रोत हैं, एक पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी विवरण करके मैंने लिखा है। और उस पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक और भवन, मूर्तिकला और चित्रकला और बहुत से अन्य साधन जिनके माध्यम से हमें उस समय के इतिहास की या बातों को, अन्य बातों का पता चलता है। अभिलेखों की चर्चा अगर हम करेंगे तो अभिलेख क्या है, कैसे अभिलेखों की बात हुई? दरअसल भारत में नहीं, ऐसा माना जाता है कि अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने का काम दारा प्रथम, दारा फर्स्ट या डेरियस ने की। और उसी से प्रेरणा लेके भारत के मौर्य काल के एक शासक जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, सम्राट अशोक ने भी अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने का काम किया। दरअसल अभिलेख की अगर शुरुआत की जाए तो हम यह कहेंगे सबसे प्राचीन अभिलेख तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, जो लगभग 2500 साल पहले के हैं। अशोक का अभिलेख तो बहुत बात का है। लेकिन एक बात आती है, वह बात यह है कि पठनीय कौन से, रीडेबल कौन है, किन अभिलेखों को हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, मान लीजिए कुछ भी करके लिखा हुआ, जब हम पढ़ ही नहीं पा रहे तो उसका रेफरेंस हम क्या लेंगे, इतिहास में उसकी भूमिका क्या कर पाएंगे। तो पठनीय अभिलेख हमारे अशोक के अभिलेख थे। तो एक बात आ गई, सबसे प्राचीन अभिलेख किसके थे? तो आप कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के। और अगर हमने कहा सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख कौन थे, यानी जब प्राचीन पढ़े ही नहीं गए तो हम उसमें इतिहास के स्रोत में कौन सी भूमिका लेंगे? वो भावचित्रात्मक अभिलेख थे। जो बात लिखी है आज तक लोग दावा करते हैं लेकिन प्रमाणित नहीं कर पाते। हाँ, ये बात बिल्कुल
मज़ेदार है, ज़बरदस्त है कि अशोक के अभिलेखों को हमने पढ़ने की कोशिश की और पढ़ा, और जब पढ़ा तो हमें बहुत सी बातें उभर करके आई, निकल करके आई कि इन अभिलेखों में अशोक ने उस समय की तत्कालीन स्थितियों में अपनी विजयों के बारे में, दूसरे राष्ट्रों के राज्यों के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में, अपनी समझदारी के बारे में, और प्रजा के साथ अशोक कैसा व्यवहार चाहता था, यहाँ तक कि उसके किचन में क्या होगा। जब आप मौर्यकाल पढ़ेंगे तो मैं इस बात को भी स्पष्ट करूंगा, यानी उसके खान पान का क्या होगा, किस तरीके से वो लोगों के प्रति व्यवहार रखता होगा, ये सब बातें अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेखों में लिखी, कही। अब मुद्दा यह है कि हम कह रहे हैं अशोक ने कहा, तो यह बात आई कैसे। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय, क्रेडिट, यानी जिस आदमी ने ये ढूंढा पाया कि ये जो अभिलेख है ये अशोक के अभिलेख है, वो थे वर्ष 1750 ईस्वी में 1750 एडी में पादेट्री फैंथलर। यानी पादेट्री फैंथलर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को खोजा, लेकिन पढ़ा नहीं। पढ़ने का श्रेय जाता है 1837 में, 1837 में जेम्स प्रिंसेप को। यह सवाल तमाम परीक्षाओं में आता रहा है और कभी भी पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, तो आपका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। अब चलिए साहब, अशोक के अभिलेख खोज लिए गए, उनको पढ़ लिया गया, लेकिन जैसे आज की तारीख में अंग्रेजी भाषा महत्वपूर्ण है, उसी समय उसी तरह उस समय भी कोई ना कोई भाषा महत्वपूर्ण ऐसी होगी जिस महत्व को शासक समझता होगा। यानी देश की आबादी, जो उनके राज्य क्षेत्र में रहने वाली पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी, प्रजा होगी, वो कौन सी भाषा को ज्यादा से ज्यादा समझ सकती होगी, उसी भाषा में तो अभिलेख लिखेंगे, उत्कीर्ण कराए जाएंगे। अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में हम तमिल भाषा में कोई अभिलेख दे दें तो हमारा पर्पस तो है ज्यादातर लोगों को समझ में आए, लेकिन वहां तो हमने भाषा की भिन्नता कर दी, तो कोई औचित्य ही नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से अब अशोक के अभिलेखों की भाषा थी प्राकृत। भाषा वो है जो हम बोल रहे हैं, और लिपि, स्क्रिप्ट वो होती है जिस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे हम देवनागरी भाषा नहीं है, देवनागरी लिपि है। हिंदी, अंग्रेजी, ये सब क्या है? भाषा है। तो हमारी भाषा थी, अशोक के अभिलेखों की भाषा थी प्राकृत। और जबकि अशोक की लिपि, जिस लिपि में अशोक ने अपने अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया, वो मैक्सिमम तो है ब्राह्मी लिपि में, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती। बाएं से दाएं का मतलब लेफ्ट टू राइट, जबकि इसी के विपरीत है खरोष्ठी लिपि, जो दाएं से बाएं लिखी जाती, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती। और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए अशोक के अधिकांश अभिलेख पश्चिमोत्तर प्रांत में पाए गए। पश्चिमोत्तर प्रांत का मतलब समझते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उसके तमाम अभिलेख ऐसे मिले हैं जो अरामाइक और यूनानी लिपि में। यानी अशोक के द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग जरूर हुआ, लेकिन उसकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लिपियों में लिखे हुए। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, जैसे मैं किसी भी भाषा को बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपना संदेश ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दूंगा, ताकि उस लैंग्वेज को पढ़ करके लोकल जिस भाषा में वो लोग समझ सकते होंगे, ताकि मेरा संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और भी रोचक बात यह है कि अशोक या कोई भी शासक अपने अभिलेखों को उन्हीं स्थानों पर स्थापित करवाने की कोशिश करेगा जो स्थान प्रजा से भीड़भाड़ वाले होंगे। आज की तारीख में भी आप देखिए कि ऐसे अभिलेख जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या शासन पब्लिक को एड्रेस करता है, जैसे मान लीजिए परिवार स्वास्थ्य से संबंधित संदेश है, तो मैक्सिमम वो संदेश कहां? बड़ी बड़ी होर्डिंगों में, छोटी छोटी संस्थाओं में। छोटी संस्थाओं का मतलब है सरकारी संस्थाओं में, तहसील है, ब्लॉक है, वहां पर स्थापित किए जाते हैं, ताकि वहां आने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उन अभिलेखों को, अभिलेख का मतलब है उन होर्डिंग्स को पढ़ें। यही पर्पज उस समय था। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि हमारे उन अभिलेखों में कैटेगराइजेशन क्या हुआ, कि कितने अभिलेखों को हमने क्या किया। तो हमने 3 प्रकार के अभिलेख मुख्य रूप से देखे। एक पहले प्रकार के अभिलेख ऐसे थे जो गवर्नमेंट ऑर्डर थे, राजकीय अभिलेख थे, जिसमें शासक द्वारा जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक संदेश दिया जाता था। जबकि दूसरे प्रकार के अभिलेख अनुष्ठानिक अभिलेख थे, रिचुअल रिकॉर्ड्स थे, रिकॉर्ड्स थे। यानी ऐसे अभिलेख जो बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव मत को मानने वाले लोगों ने स्तंभों में, मंदिरों में,
दीवारों में और मूर्तियों पर इनग्रेव करवाया था, उत्कीर्ण करवाया था। जबकि तीसरे प्रकार के अभिलेख अगर एक श्रेणी बनाते हैं तो वो प्रशंसात्मक अभिलेख थे। प्रशंसात्मक अभिलेख का मतलब यह है कि शासक की प्रशंसा में लिखे हुए प्रशस्ति अभिलेख, जैसे प्रयाग प्रशस्त हरिशरण ने लिखी, उसी तरीके से। तो जब हम नाम ही लिख रहे हैं कि प्रशस्ति, तो प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा, तो प्रशंसा हमेशा सकारात्मक होगी, निगेटिव नहीं होगी। तो शासक के कार्यों का, उसके व्यक्तित्व का, उसके शासन व्यवस्था का अगर मूल्यांकन करेंगे तो हम ईमानदार मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो प्रशंसा में लिखी हुई बातें थी। और एक दूसरी बात यह भी है कि जब शासक की प्रशंसा में कोई बातें लिखी जा रही हैं, तो जो साहित्यकार या जो लेखक लिख रहा है वो उन्हीं के धन्यवाद की ही तरीके तो लिख रहा है कि साहब शासन की प्रशंसा में लिखी गई बातें हैं तो उनका नकारात्मक पहलू तो हम लिखेंगे ही नहीं। जब लिखेंगे नहीं तो मूल्यांकन तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है, इस तरीके के। जबकि अन्य प्रकार के अभिलेखों में विदेशों से प्राप्त अभिलेख है हमारे, ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में भी अभिलेख नहीं पाए गए। तो जो दूसरे देशों में अभिलेख पाए गए हैं, जैसे बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख, पर्सिपोलस का, बेहस्तून का, इन सब स्थानों से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे भी हमें इतिहास के लिखने में, समझने में जानकारी मिलती है। जबकि अन्य अभिलेख जो किसी घटना विशेष से संबंधित है, जैसे एरण अभिलेख सती प्रथा से संबंधित है, दुर्भिक्ष यानी अकाल के बारे में सोगौरा अभिलेख से जानकारी मिलती, ऐसे कई अभिलेख हैं। हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ, हेलियोडोरस ने जो बेसनगर वर्तमान का विदिशा यानी मध्य प्रदेश में, ऐसे छोटे तो नहीं कहेंगे, ऐसे कई अभिलेख हैं जो अपने आप में यूनिक हैं और अकेले हैं, और वह भी हमें इतिहास के बारे में एक बेहतर जानकारी मुहैया कराते हैं। तो मैं आज आपको जो बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मैंने आपको यह बताया कि इतिहास के स्रोतों में पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी विवरण है। पुरातात्विक सबसे मजबूत और प्रामाणिक विवरण माना जाता है, जिसमें अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक और भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और शेषन। मैंने जिसकी अभी इस वीडियो में चर्चा की है वो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, जो पठनी और अपठनी, अपठनी सिंधु सभ्यता के थे, पठनी अशोक के थे, अशोक के बाद के शासकों के थे। इस बार इस वीडियो में इतनी ही चर्चा, उसके बाद फिर मैं मुद्राएं, स्मारक, भवन यानी ऐसे तमाम बिंदुओं पर आपको ले चलूंगा। धीमे पढ़िए, बार बार पढ़िए, लिख के पढ़िए। धन्यवाद।